हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे बनते हैं चक्रवाती तूफान, किस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। साथ ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे चक्रवात क्या है, प्रति चक्रवात क्या है, हरिकेन चक्रवात, टॉर्नेडो तूफान, विली तूफान, ये सभी क्या क्या है, तो इन सभी को हम आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे और किस प्रकार से बनते हैं ये चक्रवाती तूफान। तो चक्रवाती तूफान यह एक सर्कुलर स्टॉर्म यानी कि गोलाकार तूफान होते हैं और यह गर्म समुद्र के ऊपर ही बनते हैं। कोई सा भी तूफान हो, उसे बनने के लिए समुद्र की सतह का टेम्परेचर ये कितना होना चाहिए, 25 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना आवश्यक होता है। यही वजह है कि जो तूफान है ये हमेशा गर्म एरिया के आसपास बनते हैं, यानी कि जो भूमध्य रेखा हो गया यानी कि इक्वेटर, इसी के आसपास बनते हैं, क्योंकि जो इक्वेटर है यह गर्म स्थान होते हैं और इक्वेटर के आसपास में जो तूफान बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवात इस प्रकार से बनते हैं, यानी कि समुद्र का तापमान 25 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना आवश्यक होता है। जैसे ही 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक समुद्र का तापमान होता है तो समुद्र के ऊपर जो हवा होती है ये गर्म होकर कहाँ पे, ऊपर की तरफ उठने लग जाती है, जिससे नीचे का एरिया क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। और इसी खाली एरिया को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवा है ये उससे गर्म, जहाँ पे गर्म हवा होकर ऊपर उठी थी उस एरिया पे पहुँचने लग जाती है। इस प्रकार से ये एक पूरा सर्किल बन जाता है और ये सर्किल की प्रोसेस इतनी तेज हो जाती है कि यह एक तूफान का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से तूफान का निर्माण होता है। और जब ये समुद्र के अंदर तूफान उठते हैं, ये समुद्र के अंदर इस प्रकार से दिखाई देते हैं जैसे कि कोई सांप जो है यानी सर्प एक कुंडली मारकर बैठा हो। इसीलिए इनको नाम क्या दिया जाता है, साइक्लोन नाम दिया जाता है। साइक्लोन नाम यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है साइक्लो, जिसका अर्थ क्या है, कुंडली मारकर बैठा सर्प। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है। तो साइक्लोन बनने के लिए सबसे पहले तो लार्ज वाटर एरिया होना चाहिए, साथ ही समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना आवश्यक होता है। जैसे ये दोनों कंडीशन फॉलो हो जाती है तो उसके बाद में क्या हो जाता है, समुद्र की सतह के ऊपर जैसे ही तापमान हाई होगा तो यहाँ की जो हवा होती है ये कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है और गर्म होकर ये हवा ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो इस एरिया को भरने के लिए यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो इसको भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवा है ये इस जगह पे आने लग जाती है। तो आसपास की ठंडी हवा आके इस लो प्रेशर एरिया पे आ जाती है और इस प्रकार से क्या हो जाता है, तूफान का निर्माण हो जाता है। यानी ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है कि लो प्रेशर से हवा ऊपर हाई प्रेशर की तरफ जाएगी और इस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवाएं होती है ये इस जगह पे बार बार आती रहती है। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि जो चक्रवाती तूफान है इनका नाम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि चक्रवाती तूफानों का नाम करने से उनकी स्टडी करने के अंदर आसानी होती है। जैसे कोई से भी चक्रवात का नाम पता होता है तो उससे हम आसानी से जान सकते हैं कि वह कौन सी ईयर के अंदर तूफान आया था और उसने उस समय कितनी तबाही मचाई थी। इसीलिए चक्रवाती तूफानों का नामकरण किया जाता है, जिससे उनकी क्या की जा सके, स्टडी की जा सके, यानी अच्छे से स्टडी करने के लिए इनका नाम दिया जाता है। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे होता है चक्रवातों का नामकरण। तो साल 2000 के अंदर विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 13 देशों ने मिलकर तूफानों के नाम रखने का फैसला किया। दरअसल होता क्या है, तूफानों का नाम रखने के लिए अपना जो भारत देश है, भारत देश के पास में हिंद महासागर क्षेत्र, जहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ पे तो है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इन दो जगह पर ही क्या है, भारत के अंदर तूफान आते हैं और ये आने वाले तूफान भारत के पूर्वी तट हो गया या फिर पश्चिमी तट के ऊपर ये भयंकर तबाही लेकर आते हैं। जैसे अभी हाल ही के अंदर जो बिपरजॉय तूफान आया था, इसने भारत के गुजरात के अंदर, साथ ही मुंबई के अंदर इसने भयंकर तबाही मचाई थी। तो ये जो आने वाले तूफान है जो या तो अरेबियन सी से आते, तूफान आया था यह अरब सागर से आया था, बिपरजॉय तूफान, जिसने अभी हाल ही के अंदर गुजरात के अंदर भयंकर तबाही मचाई है। तो इनका नामकरण कैसे किया जाता है, जैसे ये जो बिपरजॉय तूफान है इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया। अब जैसे ही कोई
नेक्स्ट कोई तूफान आएगा उसका नामकरण भारत देश के द्वारा किया जाएगा। तो आखिरकार ऐसा क्या होता है? तो इसके लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है यह 13 देशों के द्वारा 13 नामों की एक लिस्ट बनाई जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसकी स्थापना कब की गई थी? 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए 23 मार्च को क्या बनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1950 को क्या किया गया था? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी। यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें टोटल 193 देशों की सदस्यता वाला यह एक अंतर सरकारीय संगठन है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ही यह एक लिस्ट बनाई जाती है और इसमें टोटल 13 सदस्य देश है। अब ये 13 सदस्य देश कौन कौन से, इनकी भी आपको एक पूरी लिस्ट ध्यान रखनी है। जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और पाकिस्तान। 8 देश तो ये हो गए। उसके बाद में है ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूएई। ये टोटल मिला के 13 देश है। अब यहाँ पे जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ना, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूएई, ये 2018 के अंदर इसके अंदर शामिल हुए थे। पहले ओनली फॉर 8 देश इसके अंदर शामिल थे, लेकिन 2018 के अंदर 5 देशों को और शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से टोटल कितने देश हो गए? 13 देश हो गए। और एक देश के द्वारा 13 नामों की एक लिस्ट बनाई जाती है। जैसे बांग्लादेश ने 13 नामों की लिस्ट बनाई, म्यांमार ने 13 नामों की लिस्ट बनाई। इस प्रकार से टोटल 13 देश 13 नामों की लिस्ट बनाते हैं। तो टोटल 169 नामों की लिस्ट अभी तक बनाई जा चुकी है। इन्हीं 169 नामों की लिस्ट के आधार पर ही आने वाले तूफानों का नाम रखा जाता है। तो आपको यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दी गई है, इसी लिस्ट के आधार पर तूफानों का नाम तय किया जाता है। यहाँ पे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 13 देश हैं। इन्हीं 13 देशों के द्वारा ये नाम तय किया जाता है। ये लिस्ट जो है ये 2020 के अंदर जारी की गई थी। और जब ये लिस्ट जारी की गई थी उस समय बांग्लादेश ने सबसे पहले नाम दिया गया था निसर्ग नाम, तूफान का नाम निसर्ग दिया गया। उसके बाद में इंडिया ने गति नाम दिया गया था, ईरान ने निवार नाम दिया गया, मालदीव ने बुरवी नाम दिया गया, म्यांमार के द्वारा दिया गया था तोकाते तूफान जिसने भी एक भयंकर तबाही मचाई थी, ओमान के द्वारा यास नाम दिया गया, पाकिस्तान के द्वारा गुलाब नाम दिया गया, ऐसे ही कतर के द्वारा शाहीन नाम दिया गया था। सबसे लास्ट में अभी हाल ही में आया था यमन के द्वारा नाम दिया गया था मोचा तूफान का। और अभी हाल ही में जैसे ये लिस्ट पूरी हो गई यमन तक, फिर वापस से जैसे ही कोई तूफान आया, जो अभी हाल ही में कौन सा आया था? बिपरजॉय तूफान आया था, जिसका नामकरण किसने दिया है? बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। अब इन फ्यूचर कोई सा भी तूफान आएगा उसका नामकरण अपने देश भारत के द्वारा दिया जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा? इसका तेज नाम रखा जाएगा। और इस प्रकार से ये एक पूरी लिस्ट चलती रहेगी। अब उन्हीं तूफानों का नाम दिया जाता है जिनकी स्पीड कितनी होती है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। जिन्हें तूफानों की स्पीड होती है उन्हीं का नाम जो है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यदि कोई तूफान है उसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है तो उनका नामकरण नहीं दिया जाता। 70 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड जिसकी अधिक है ओनली फॉर उन्हीं तूफानों का नामकरण इसके अंदर दिया जाता है। तो हमने अभी तक क्या जाना है कि तूफान किस प्रकार से आते हैं, तूफानों का नामकरण ये किस आधार से किया जाता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि कैसे पड़ा बिपरजॉय तूफान का नाम। बिपरजॉय तूफान का नाम किस प्रकार से पड़ा था ये तो मैंने बता दिया कि एक पूरी लिस्ट बनाई गई है, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा जाता है। लेकिन ये जो नाम रखे जाते हैं ये बिल्कुल सोच समझ के रखे जाते हैं, यानी इससे किसी भी व्यक्ति की, कोई भी संगठन हो, उसकी भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। ये जो बिपरजॉय तूफान है यानी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, इसका नाम बांग्लादेश ने दिया है। और बांग्लादेश में बिपरजॉय जिसका अर्थ क्या होता है? विनाशक या फिर डिजास्टर होता है। तो विनाशक या फिर डिजास्टर होता है, यह है बिपरजॉय तूफान के नाम का अर्थ, जो कि कहाँ पे? अरेबियन सी के अंदर आया था। और ये होता हुआ कहाँ पे? गुजरात से होता हुआ इसने गुजरात के अंदर और कहाँ पे? मुंबई के अंदर भयंकर तबाही मचाई थी। तो चलिए आगे हम चक्रवात और प्रति चक्रवात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हवा जो है यह हमेशा उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की तरफ गमन करती है। यानी हवा का प्रेशर हाई प्रेशर से कहाँ पे होता है? लो प्रेशर की तरफ होता है। तो हवा ये हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ पे? लो प्रेशर की तरफ गमन करती है। हवा की दिशा यह कोरोलियस बल और जो फेरल के नियम है इनके अनुसार आपस में बदलती रहती है। वायु
वायुदाब, इसको बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है और बैरोमीटर इसकी खोज की थी इवान गेलिस्टा टोरिसेली ने इसकी खोज की थी। अब यहाँ पे बात की जा रही है बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। यदि इसका पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और इसका पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे या फिर ऊपर की तरफ चढ़ता है तो क्या होता है, दिन साफ होने की संभावना है। तो तीनों के तीनों याद रखना है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि एकाएक नीचे गिरेगा तो क्या आएगी, आंधी आ गया, तूफान आ गया, तो ये आने की संभावना होती है इसी के अंदर। यदि बैरोमीटर का तापांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होगा, वर्षा आने की संभावना, और धीरे धीरे नीचे या ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहता है। आगे ध्यान रखना है कि जो चक्रवात है यह दो प्रकार होते हैं, यानी चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होता है अपने पास में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये कौन कौन से एरिया के अंदर आते हैं उसको भी हम कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे अपनी पृथ्वी है, ऊपर की तरफ की बात की जाए तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध है, जबकि नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। बीच में पाया जाता है भूमध्य रेखा, जिसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। इस इक्वेटर की यदि हम ऊपर चलते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश तो यहाँ पे कर्क रेखा पाई जाती है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। ऐसे यदि नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, मकर रेखा पाई जाती है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इन दोनों के मध्य का जो एरिया होता है ना, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मध्य में जो भी चक्रवात आते हैं उनको क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इस 23.5 डिग्री अक्षांश से यदि हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे पाया जाता है 66.5 डिग्री अक्षांश, और ये जो 66.5 डिग्री अक्षांश है यह एरिया होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी ये वाला एरिया, और नीचे की तरफ ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यानी इस जगह पे जो भी चक्रवात आएंगे उनको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। और उससे ऊपर की तरफ आ जाता है अपने पास में शीत क्षेत्र, जहाँ पे क्या हो गया अपने पास में अटलांटिक, ये यहाँ पे अटलांटिक हो जाता है। तो यह था चक्रवातों के प्रकार। चक्रवात दो प्रकार के थे, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अपना जो भारत है वह इस जगह पे आता है, यानी जो भारत के अंदर जो भी चक्रवात आते हैं वो कैसे चक्रवात होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ध्यान देना है कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर चक्रवात आते हैं इनके मध्य या फिर केंद्र के अंदर एक शांत क्षेत्र पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, चक्रवात की आंख कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं चक्रवात क्या होते हैं और प्रतिचक्रवात क्या होते हैं। तो चक्रवात में वायु जो है ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चक्रीय रूप से गति करते हैं, जिसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के मध्य में निम्न दाब तथा बाहर की ओर क्या होता है, उच्च दाब होता है। जैसे ये चक्रवात है, चक्रवात के मध्य के अंदर तो लो प्रेशर पाया जाता है, जबकि बाहर की तरफ क्या होगा, हाई प्रेशर, और इसमें हवा कहाँ पे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गमन करती है। यहीं पे यदि हम बात करें प्रति चक्रवात की, तो प्रति चक्रवात के मध्य के अंदर तो क्या होता है, हाई प्रेशर। जैसे अपने पास में ये हो गया प्रति चक्रवात, इसमें मध्य में तो क्या पाया जाता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, और बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, लो प्रेशर होता है। इसी कारण प्रति चक्रवात में हवा यह बाहर की ओर चलती है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बाहर की ओर चलेगी। जबकि चक्रवात में कहाँ पे ये अंदर की ओर चल रही थी, प्रति चक्रवात में ये हवा कहाँ पे चलेगी, बाहर की तरफ चलेगी। नेक्स्ट है, यदि चक्रवात की बात की जाए तो चक्रवात में मैंने अभी शुरू में ही बताया था कि मध्य में लो प्रेशर होता है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है, और इसमें हवा कहाँ पे, अंदर की तरफ चलती है। तो चक्रवात में हवा अंदर की तरफ चलेगी। यदि बात की जाए प्रति चक्रवात की, तो प्रति चक्रवात में मध्य में तो हाई प्रेशर होता है, जबकि बाहर क्या पाया जाता है, इसमें लो प्रेशर होता है। इसीलिए प्रति चक्रवात में हवा कहाँ पे चलेगी, बाहर की तरफ चलेगी। यदि बात की जाए चक्रवात की, तो चक्रवात के अंदर क्या होता है, तेज बारिश होती है। जो बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है, फ्रंटल बारिश कहते हैं। चक्रवात की आकृति ये कैसी होती है, अंडाकार आकृति होती है। इसकी आकृति ध्यान रखनी है कि जो चक्रवात है इसकी आकृति तो कैसी होती है, अंडाकार होती है, जबकि प्रति चक्रवात इसकी आकृति कैसी पाई जाती है, गोलाकार। तो यह गोलाकार आकृति का होता है। चक्रवात के अंदर शांत क्षेत्र जो होता है इसे क्या कहते हैं, चक्षु कहते हैं। और टी स्केल पर
चक्रवात की शक्ति का मापन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो चक्रवात है इसकी शक्ति का मापन कहाँ पे किया जाता है, टी स्केल के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट यहीं पे हम बात करें प्रति चक्रवात की, तो प्रति चक्रवात के अंदर क्या होता है, मौसम साफ रहता है। प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है, ये गोलाकार आकृति होती है और प्रति चक्रवात ये भूमध्य रेखीय छत्र के अंदर उत्पन्न होते हैं। प्रति चक्रवात ये क्या होते हैं, हमेशा चक्रवात से बड़े होते हैं। तो ये था हमारा चक्रवात। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं जो चक्रवात होता है या फिर जो प्रति चक्रवात होती है उनकी दिशा किस आधार पर होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चक्रवात की। तो चक्रवात के अंदर यदि बात की जाए उत्तरी गोलार्ध के अंदर, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर इसकी दिशा कैसी होती है, हवा की एंटी क्लॉकवाइज। जबकि यदि बात की जाए दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हवा की दिशा इसमें क्लॉकवाइज होती है। आप सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है ये दो गोलार्धों के अंदर बटी हुई है, एक तो है उत्तरी गोलार्ध और एक है अपने पास में दक्षिणी गोलार्ध। जो उत्तरी गोलार्ध होता है यानी ऊपर की तरफ जो उत्तरी गोलार्ध है, इसमें चक्रवात की दिशा कैसी होती है, अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्लॉकवाइज। यदि यहीं पे हम बात कर ले प्रति चक्रवात की, तो प्रति चक्रवात इससे विपरीत हो जाएगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में हवा क्लॉकवाइज चलेगी जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो ये तो हो गया अपने पास में चक्रवात और प्रति चक्रवात की दिशा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि विश्व के प्रमुख चक्रवात है और उनके नाम क्या क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भारत के आसपास समुद्री क्षेत्रों के अंदर चक्रवात आते हैं उन्हें चक्रवात कहते हैं। जैसे अभी हाल ही में जो बिपरजॉय आया था वह बिपरजॉय चक्रवात है, यानी समुद्र भारत के आसपास समुद्री क्षेत्रों में तो चक्रवात आते हैं उन्हें चक्रवात कहते हैं। ऐसे यदि बात की जाए विली विली, तो विली विली कहाँ पे पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास में जो भी चक्रवात आएंगे उनको क्या कहा जाता है, विली विली। यदि टाइफून की बात की जाए तो टाइफून कहाँ कहाँ पे आता है, एक तो चीन के अंदर आता है, एक है जापान और एक है अपने पास में फिलीपींस। यानी चीन, जापान और फिलीपींस एरिया के अंदर जो भी चक्रवात आते हैं यानी जो भी तूफान आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, टाइफून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हरिकेन की बात की जाए। हरिकेन जो है यह पाया जाता है मैक्सिको के अंदर, बंगाल, मैक्सिको, फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज। यानी मैक्सिको के अंदर, फ्लोरिडा के अंदर और वेस्ट इंडीज के अंदर जो भी तूफान आते हैं उनको हरिकेन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अपने पास में टोर्नेडो। टोर्नेडो जो है ये कैरिबियन सागर के अंदर आता है, लेकिन ये टोर्नेडो के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो टोर्नेडो है ये जैसे ही मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करता है तो इसे टोर्नेडो एली कहते हैं। यानी टोर्नेडो आता है कहाँ पे, कैरिबियन सागर के अंदर आता है, लेकिन जैसे ये टोर्नेडो मैदानी भागों के अंदर यहाँ पे प्रवेश करेगा तो इसे क्या कहा जाता है, टोर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना है कि जो टोर्नेडो है ये दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात है। टोर्नेडो की तीव्रता का मापन फुजीटा स्केल से किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुजीटा स्केल, जिसके द्वारा जो टोर्नेडो होता है इसकी तीव्रता का मापन किया जाता है। तो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।